स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स 12th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस, ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका फर्स्ट हाफ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और सेकेंड हाफ है रेडिएशंस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका जो बेसिस है चैप्टर का, सबसे पहला जो टॉपिक है चैप्टर में वो चालू होता है टाइप्स ऑफ गैसेस से। 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के चैप्टर में ये टॉपिक देखा हुआ है, टाइप्स ऑफ गैसेस। गैस के टोटल दो टाइप्स होते हैं, पहला है रियल गैस और दूसरा है आइडियल गैस। रियल गैस ऐसे गैसेस है जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, आइडियल गैस ऐसे गैसेस हैं जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो इमेजिनरी गैसेस हैं। दो तरीके की गैसेस है, रियल और आइडियल, जिसमें से रियल गैसेस जो नेचर में एग्जिस्ट करने वाले गैसेस है उन गैसेस को बोला जाता है रियल गैस, और जो इमेजिनरी गैसेस है जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं ऐसे गैसेस को बोला जाता है आइडियल गैस। ये जो आइडियल गैस है इनके प्रॉपर्टीज अज्यूम्ड प्रॉपर्टीज है, हमने इन्हें इमेजिन किया है कि एक ऐसा तरीके का गैस होगा जिसके प्रॉपर्टीज सारे हमारे अजम्पशंस पे है, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो स्टडी है इन गैसेस के थ्रू हम कर सके, ताकि इन गैसेस के जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा वेरी नहीं करते हैं। वही जो रियल गैसेस है, रियल गैस के लिए स्टडी करेंगे तो हर एक कंडीशन के लिए जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी करेंगे। तो कुछ इमेजिनरी गैसेस हम लोग ने अज्यूम किए जिनके कुछ प्रॉपर्टीज अज्यूम्ड है, वैसे गैसेस को बोला जाता है आइडियल गैस। रियल गैस एग्जिस्ट करते हैं, आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी चीज है जो ये रियल गैस है, रियल गैस कोई भी गैस लॉ को ओबे नहीं करता है। कुछ गैस लॉज है जो हम आगे देखेंगे चैप्टर में, रियल गैस कोई भी गैस लॉ को ओबे नहीं करता है, जबकि जो आइडियल गैसेस है ये सारे के सारे गैस लॉज को ओबे करते हैं, दे ओबे ऑल द गैस लॉज। उसके बाद रियल गैस ऐसे गैसेस है जिनके अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स में बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्स रहेगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो रियल गैस में वीक रहेगा। आइडियल गैस क्योंकि हमने इमेजिन किया हुआ है, अजम्पशन वाला गैस है, तो इस गैस के जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है उन्हें हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। उनके जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है हम लोग उनको कंसीडर करते हैं जीरो। देयरफॉर देयर आर नो मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन एन आइडियल गैस। नेक्स्ट जो है रियल गैस का जो टोटल एनर्जी है, कोई भी गैस का, अगर कोई भी एक गैस का कंटेनर लेते हैं तो इस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है वो हमेशा रैंडम मोशन में रहता है। जब मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहते हैं तो उनके पास वेलोसिटी रहेगा। कोई भी अगर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है मतलब उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास वेलोसिटी है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। तो जब भी मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहता है। दूसरी चीज, मॉलिक्यूल्स के पास मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट होता है। जब दो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहेगा, मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट रहेगा, तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड रहता है। तो रियल गैस के पास क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्रेजेंट रहेगा मॉलिक्यूल्स के पास। दूसरी चीज, क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के पास वीक फोर्सेस प्रेजेंट है तो उसके पास ये जो मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी है ये भी प्रेजेंट रहता है। तो रियल गैस के पास टोटल दो एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स भी है तो उनके पास मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट है, और मॉलिक्यूल्स मोशन में है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो ये दोनों एनर्जी मिला के जो रियल गैस है उसका टोटल एनर्जी बनता है। टोटल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। वहीं पर जब आइडियल गैस की बात करेंगे तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स तो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। अगर ये आइडियल गैस है तो मॉलिक्यूल्स इसके रैंडम मोशन में होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी है, मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी है मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट है।
लेकिन क्योंकि जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस जीरो है, जीरो फोर्सेस प्रेजेंट है, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में जीरो फोर्सेस प्रेजेंट है, तो उस वजह से उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज इक्वल टू जीरो. They do not have molecular potential energy as the molecular forces are zero. Molecular forces zero, तो उनका molecular potential energy का भी वैल्यू जीरो हो गया. तो आइडियल गैस के केस में जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, उसके काइनेटिक एनर्जी पे. इन मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहता है, इनका मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो भी जीरो है. लास्ट जो डिस्टिंग्विशिंग का पॉइंट है दोनों गैसेस के बीच में, रियल गैस जो है, रियल गैस के जो भी कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन मतलब जब मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करेंगे तो आपस में दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे. रियल गैस के जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, तो जो भी कोलिजन होंगे वो सारे के सारे कोलिजन होते हैं इनइलास्टिक कोलिजन. इनइलास्टिक कोलिजन मतलब ऐसे कोलिजन जिसमें एनर्जी लॉस होता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा. जब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो आइडियल गैस का एक अजम्पशन ये है कि जब भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हुए कोलाइड करेंगे, उनका जो कोलिजन होगा मतलब उनके टाइम जब वो टकराएंगे आपस में, तो उसमें कोई भी एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा. तो उनके जो कोलिजन है वो कोलिजन्स होते हैं इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन मतलब ऐसे कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है. इनइलास्टिक कोलिजन मतलब ऐसे कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है. तो बेसिकली हम लोग ने दो गैस के टाइप्स के बारे में पढ़ा, पहला रियल, दूसरा आइडियल. ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है. ये गैस के लॉस को ओबे नहीं करता है, ये गैस के लॉस को ओबे करता है. इसके पास जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है वो वीक है, इसके पास जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग, उसके पास जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है वो जीरो है. देयर आर नो मॉलिक्यूलर फोर्सेस. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ने देखा, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है इट इज बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन यहाँ पर आइडियल के केस में जो टोटल एनर्जी है इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स भी जीरो है. यहाँ पर जो भी कोलिजन है सारे इनइलास्टिक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा. यहाँ पर जो भी कोलिजन है सारे के सारे इलास्टिक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा. अब ये जो गैस लॉस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था कि रियल गैस लॉ ओबे नहीं करता है, जबकि जो आइडियल गैस है वो गैस लॉस ओबे करते हैं. उन लॉज में से जो पहला लॉ है बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में हमेशा जो टेम्परेचर है वो रहता है कांस्टेंट. ऐसा लॉ जिसमें टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं. अज्यूम करते हैं कि कोई एक कंटेनर है, ये कंटेनर में हमने फिल किया एक आइडियल गैस. जब कंटेनर में आइडियल गैस फिल करेंगे, कंटेनर को रख दिया रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे. ये कंटेनर के ऊपर हमने एक पिस्टन अटैच किया. पिस्टन मतलब ये जो इस पे प्रेशर अप्लाई कर सकता है कंटेनर के गैस पे, एक पिस्टन अटैच्ड है. एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब जब रूम टेम्परेचर पे कंटेनर को रखा, थ्रू आउट उसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेम्परेचर मेंटेन रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस. जब मैं ये पिस्टन को नीचे पुश करूंगा, जैसे जैसे पिस्टन नीचे जाएगा वैसे वैसे कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर का कोलिजन बढ़ते जाएगा. कोलिजन मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा टकराएंगे क्योंकि उनका वॉल्यूम कम हो रहा है. यहाँ पर जो जगह था मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करने के लिए वो जगह कम होते जा रहा है, तो धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करना उनका बढ़ जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ जाएगा. वॉल्यूम कम होने से मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ गया, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे वॉल्यूम कम होते जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा. देयरफॉर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ये वॉल्यूम को अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो बन जाएगा पीवी. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू कांस्टेंट. देयरफॉर पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. Therefore P1 V1 is equals to P2 V2. इसका मतलब जितना इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम का आंसर आएगा उतना ही आंसर आएगा फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम का. PV is equals to constant, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा.
जब इसका एक ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, डिक्रीजिंग कर्व मिलेगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा प्रेशर का वैल्यू कम होते जाएगा, या वाइस वर्सा, जैसे जैसे वॉल्यूम कम होते जाएगा वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो पहला जो लॉ है बॉयल्स लॉ, में टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट था। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम वॉल्यूम डिक्रीज करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बढ़ेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ते जाएगा। सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम लोग कांस्टेंट रखते हैं प्रेशर को। अगर किसी तरह ये कंटेनर के अंदर जो गैस है, इस कंटेनर के अंदर के गैस के प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रख दिया, कांस्टेंट रख दिया, सपोज हम अज्यूम करते हैं कि इसके प्रेशर को मेंटेन कर दिया है 10 पास्कल पे। अब मैं धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते बढ़ाते लेके जा रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस तक। हम धीरे धीरे जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम मोशन है वो बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बढ़ेगा, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ये पिस्टन को पुश करेंगे ऊपर की तरफ। जब मॉलिक्यूल्स पिस्टन को ऊपर पुश करेंगे तो धीरे धीरे पिस्टन जो है ऊपर जाएगा, मतलब कंटेनर के अंदर का जो गैस का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया 20 से 100 पे, उस वजह से पिस्टन ऊपर जा रहा है। पिस्टन जब ऊपर जा रहा है मतलब कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। कब डायरेक्ट प्रपोर्शन में है? जब प्रेशर का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। देयरफॉर V इज प्रोपोर्शनल टू T। देयरफॉर ये T को अगर नीचे भेज देंगे तो ये आ जाएगा V अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। देयरफॉर V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। जब यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, जब यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ वॉल्यूम है जो वो बढ़ेगा या वॉल्यूम कम हो जाएगा एज पर द चेंजेस इन टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ है ये प्रेशर वाले साइड पे कांस्टेंट रहेगा, मतलब यहाँ पर इनिशियल प्रेशर जो है, फाइनल प्रेशर भी सेम है, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम या तो बढ़ सकता है या तो वॉल्यूम कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो इनिशियल रेशो रहेगा वही वॉल्यूम और टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर का रेशो आएगा। जो लास्ट लॉ हमें देखना है यहाँ पर वो है गेलू-सैक्स लॉ, जिसमें वॉल्यूम को हमें रखना है कांस्टेंट। इस लॉ के अंदर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाएगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एक कंटेनर जिसके अंदर हम लोग ने पिस्टन का जो पोजीशन है या पिस्टन को हमने फिक्स कर दिया है, पिस्टन मूव नहीं हो सकता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो अंदर मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ते जाएगा, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है इनका रैंडम मोशन बढ़ेगा। जब रैंडम मोशन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन, मतलब आपस में जो एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो भी बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर पिस्टन को पुश करेगा तो पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा। तो इतने से ही वॉल्यूम में कंटिन्यूअसली मॉलिक्यूल्स का एनर्जी और वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, तो उनका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। हमने इंक्रीज किया टेम्परेचर, उसके वजह से इंक्रीज हो गया प्रेशर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Therefore P upon T is equals to constant। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के यहाँ पे पुट कर दिया कांस्टेंट। Therefore P1 upon T1 is equals to P2 upon T2। ये जो ग्राफ है ये अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ प्रेशर बढ़ सकता है या प्रेशर कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस ऑफ द टेम्परेचर। तो ये थे 3 लॉस। बॉयल्स लॉ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा चार्ल्स लॉ जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरा है गेलू-सैक्स लॉ जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो देखा था कि 3 लॉज देखे थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलू-सैक्स लॉ। पहले लॉ का जो रिजल्ट था वो था प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दूसरे लॉ का रिजल्ट था प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और लास्ट लॉ का जो रिजल्ट था गेलू-सैक्स लॉ का वो था वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट।
जब ये तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं PV अपॉन T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जब ये टेम्परेचर को यहाँ पर भेजेंगे तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल्स टू, वो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को लिखते हैं कैपिटल R इनटू ये जो टेम्परेचर यहाँ पर गया T। PV इज इक्वल्स टू RT, जहां पर ये R को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। फॉर n मोल्स ऑफ गैस, अगर गैस के n मोल्स है, n मोल्स अभी नंबर ऑफ मोल्स तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा तो ये वहां का कंसेप्ट है। अगर n मोल्स ऑफ गैस है तो यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा PV इज इक्वल्स टू nRT में, जहां पर स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। ये जो यूनिट लिखा है R का, जूल पर मोल पर केल्विन, ये यहीं से आएगा। प्रेशर इनटू वॉल्यूम जब मर्ज करते हैं तो यहाँ से यूनिट आता है जूल, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट है मोल और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। ये मोल और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन चला जाएगा यहाँ पर नीचे, तो बन जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। ये जो नंबर ऑफ मोल्स है जिसका सिंबल है स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूला से जो इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब गैस के कंटेनर में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो। एवोगैड्रो नंबर Na का मतलब होता है 1 मोल ऑफ गैस में। एक मोल जब कोई भी रैंडम गैस का लेंगे तो उसके अंदर हमेशा जो वैल्यू रहता है मॉलिक्यूल्स का वो फिक्स्ड रहता है, जिसका वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। कोई भी गैस का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई भी गैस का जब एक मोल लिया जाएगा तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू है वो फिक्स्ड रहता है, जिसका अप्रोक्सीमेट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। यही फॉर्मूला से Na का जो यूनिट है वो मोल इनवर्स आया है। Na जब जाएगा यहाँ पर LHS में और स्मॉल n जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आ जाएगा नीचे, तो हमें Na का, एवोगैड्रोस नंबर का जो यूनिट है वो मिल जाएगा मोल इनवर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला n अपॉन Na। नंबर ऑफ मोल्स का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है गिवन मास स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलार मास m नॉट। स्मॉल m डिवाइडेड बाय m नॉट, जहां पे स्मॉल m का मतलब है गिवन मास और m नॉट का मतलब है मोलार मास। मोलार मास मतलब कोई भी गैस का अगर एक मोल लेते हैं तो कितना मास प्रेजेंट है वो एक मोल में, उसे बोला जाता है मोलार मास। अलग अलग गैसेस के लिए जो मोलार मास के वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है। अगर हाइड्रोजन गैस H2 है तो उसका मोलार मास है 2, हीलियम गैस है तो उसका मोलार मास है 4, ऑक्सीजन गैस है तो उसका मोलार मास है 32, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस है तो उसका मोलार मास है 64, N2 गैस है तो इसका मोलार मास है 28, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसका मोलार मास है 44। ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस है, यही गैसेस मोस्टली क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं, तो इन एटलीस्ट इन गैसेस का जो मोलार मास है वो तुम्हें बाय हार्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, इट इज द रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू द एवोगैड्रोस नंबर। रेशियो मतलब डिवाइड। जब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिवाइड किया जाता है एवोगैड्रोस नंबर से तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं Kb से, जिसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R का वैल्यू क्योंकि हमें नोन है तो मैंने R का वैल्यू एज इट इज लिख दिया 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और Na का वैल्यू भी नोन है हमें 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ऊपर नीचे ये मोल इनवर्स का जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो यूनिट बचेगा वो सिर्फ बचेगा जूल केल्विन इनवर्स। ये जो 10⁻23 का वैल्यू है जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10⁻23 बन जाएगा 10⁻23। इसे डिवाइड करेंगे 8/6 को तो अप्रॉक्स आंसर आएगा 1.38। तो ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है Kb, इसका वैल्यू आता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन का जो वैल्यू है वो है PV इज इक्वल्स टू nRT। वो इक्वेशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। नंबर ऑफ मोल्स का जो पहला वाला फॉर्मूला था n अपॉन Na, उठे इसे यहाँ पर हमने पुट कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n के जगह पे लिख दिया n अपॉन Na।
आर अपॉन एन ए, आर अपॉन एन ए ये जो चीज है इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी, आर अपॉन एन ए ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी है, तो आर अपॉन एन ए को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया के बी, तो इक्वेशन बन जाएगा पीवी इज इक्वल्स टू एन के बी टी। ये ही आइडियल गैस इक्वेशन का ये जो है सेकेंड फॉर्म है। ओरिजिनल जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दिया है तो ये यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन और टेम्परेचर दिया है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे।